Hi everyone and welcome to this video. And in this video, we'll be discussing about Indian aesthetics. Actually, we'll be giving an introduction about the Indian aesthetics. So let's move forward. So the first thing is let us classify the contents that we are going to discuss. तो हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन क्लासिकल ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, क्लासिकल संस्कृत ड्रामा, भाषा, शूद्रका, भवभूति, कालिदास. उसके बाद विल सम इट अप ऑल व्हाट ऑल वी हैव लर्नड एंड देन दी क्वेश्चंस. तो आइए शुरू करते हैं पहला टॉपिक. तो दी फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन क्लासिकल ड्रामा. तो जैसे हर एक कंट्री का अपना अपना खुद का एक क्लासिकल ड्रामा होता है, ठीक उसी तरीके से वी हैव द इंडियन क्लासिकल ड्रामा. एंड इट इज बिलीव दैट द इंडियन क्लासिकल ड्रामा में जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स है, जो जो भी मतलब आपके कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम द वेदास एंड वी कैन फाइंड इट इन हिम्स एंड वैदिक रिचुअल्स एज वेल. ठीक है, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए वी हैव द महाभारता. महाभारता नोट्स की एज अर्ली एज 400 सी में भी लोग जो है प्रैक्टिस करते थे ड्रामा को. ठीक है, तो जो मतलब ड्रामेटिक ओरिजिन्स है वो हमें वेद से ही मिलता है. लेकिन जो इसका सबसे एकदम पुख्ता सबूत है, दी एक्स्ट्रा ट्रिटाइज, तो वी फाइंड इट इन दी नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि, जो थर्ड सी में हमें मिला है. थर्ड सी में हमने डेट किया है इसको, वो हमें वहां मिला था. तो भारता डिस्क्राइब्स द डिवाइन ओरिजिन थ्रू ड्रामेटिक ट्रेडिशन व्हिच हाइलाइट्स इट्स वैदिक रिलीजियस बिगिनिंग्स. तो भारत मुनि ने भी वैदिक बिगिनिंग्स की ही उसमें बात की है. तो ऐसे ऐसे मतलब ड्रामा के हमें हायरार्की देखने को मिले हैं, पहले एपिक्स में, उसके बाद ऑब्वियसली भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र, जिसको वो फिफ्थ वेदा भी जो कहते हैं, बहुत मतलब इंडियन ओरिजिन में इसको फिफ्थ वेदा भी माना जाता है. एंड सम स्कॉलर्स एक्चुअली बिलीव कि जो एंशिएंट इंडियन ड्रामा है दैट वाज डिराइव्ड और इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रीक ड्रामा एज वेल. बट बहुत से क्लेम्स इस फैक्ट को रिफ्यूट करते हैं. दे टेल दैट कि जो थ्री यूनिटीज थे ग्रीक ड्रामा में, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, वो इंडियन ड्रामा में हमें देखने को नहीं मिलता है. मतलब जो थ्री यूनिटीज थे ग्रीक ड्रामा में, तो वो हमें इंडियन ड्रामा में देखने को नहीं मिलता है. तो इट इज नॉट वेरी श्योर कि वेदर और नॉट द इंडियन ड्रामा वाज डिराइव्ड और इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्रीक ड्रामा एज वेल. लेकिन हाँ, ये चीज कहा जा सकता है कि इंडियन ड्रामा में हमें जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की भी बहुत सारी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट अमंग देम इज फाउंड इन दी शिलापतिकारम. शिलापतिकारम, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो शिलापतिकारम में हमें जैन और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. तो इस तरीके से अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है संस्कृत ड्रामा. तो संस्कृत ड्रामा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें जो नोट करने हैं वो ये है कि संस्कृत ड्रामा थ्राइव्स मेनली ऑन दी पॉलिसीज ऑफ द नाट्य शास्त्र. जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र की जो पॉलिसीज है उस पे ही पूरा संस्कृत ड्रामा बेस्ड है. एंड संस्कृत ड्रामा बेसिकली बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल लिबरेशन. स्पिरिचुअल लिबरेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे हिंदू कॉस्मोलॉजी है, हिंदू कॉस्मोलॉजी में हम मानते हैं कि जो मोक्ष है, मोक्ष इज मोर इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ पे डेथ को इंपॉर्टेंस दिया जाता है मोक्ष के साथ कनेक्ट करके. यानी कि इंसान के मृत्यु के बाद उसका शरीर जब तक वापस रिबर्न नहीं हो जाता, या फिर जब तक वो बर्थ फिर से नहीं ले लेता है अपने सारे पाप पुण्य धो के, तब तक उसको जो है मोक्ष नहीं मिलता. तो इंडियन ड्रामा इसीलिए बहुत हद तक नाट्यशास्त्र में, अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र, जो है कि पोर्ट्रे नहीं करते ट्रेजिक सीन्स, बिकॉज वी बिलीव इन स्पिरिचुअल लिबरेशन एज वेल. क्योंकि डेथ for us is a very important concept, is a very important component of our life, and that itself is presented in the drama. इसके बाद रसा. रसा जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले, रसा फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल. रसा जो होता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है हमारे ड्रामा में. एंड हम आगे आएंगे, विल डिस्कस इट वी नो इन अ वेरी एलाबोरेटिव वे. यहाँ पे वी हैव दी कंपोनेंट ऑफ नाट्य शास्त्र. तो नाट्य शास्त्र के जो कंपोनेंट्स है, जनरली नाट्य शास्त्र के बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग आपको मिलेंगे, बट द टू इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी ऑल शुड नोटिस इज रूपका एंड उपरूपका. तो ये रूपका और उपरूपका क्या होते हैं, व्हाट आर दे? सो उपरूपका इज बेसिकली दैट उपरूपका इज दैट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ मिथ्स एंड हीरोइक टेल्स विच आर ऑफ 10 वेराइटीज. मतलब ये 10 प्रकार के होते हैं, एंड इनमें यू विल फाइंड मिथ्स एंड हीरोइक टेल्स. हीरोइक टेल्स मतलब किसी के भी, यू कैन पिक अप एनी हीरो और एनी वॉरियर फ्रॉम दी महाभारत, रामायण और एनी प्ले. सपोज आपने अर्जुन के ऊपर उठा लिया, आपने भीम के ऊपर उठा लिया, आपने प्रभु श्री राम के ऊपर उठा लिया, दैट कम्स अंडर रूपका. ऊपर रूपका में क्या होता है कि ऊपर रूपका में फिक्टिशियस स्टोरीज होते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डोमिनेंट है. जैसे फिक्टिशियस मतलब आपने कोई स्टॉक कैरेक्टर उठा लिया, यू पिक अप अ स्टॉक कैरेक्टर, सपोज समवन लाइक अ कोर्टिजान who plays a very important role, और someone like a charioteer who plays a very important role. ये फिक्टिशियस होते तो जरूर है, बट ये जो लेस डोमिनेंट कैरेक्टर्स है ना, उनको ये प्रोमिनेंस में लाते हैं. तो नाट्य शास्त्र के ये जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें याद रखने हैं. एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट रसा थ्योरी. तो रसा थ्योरी के जो चार भाव होते हैं, दे आर अनुभवा, स्थायी भवा, व्यभिचारी भवा एंड विभवा. विभवा.
तो जो अनुभवा होता है, अनुभवा मतलब होता है द इफेक्ट ऑफ इमोशन और इंसुएशन, अनुभव, अनुभव, द फीलिंग और सेंसेशन ऑफ इमोशन। उसके बाद आते हैं हम स्थायी भावा पे, जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है ना, ड्यूरेबिलिटी का या स्टेबिलिटी का, उसे हम स्थायी भावा कहते हैं। व्यभिचारी भावा को बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। वन ऑफ देम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन या फिर एलाबोरेशन। जैसे हम अगर हम व्यभिचारी भावा के बारे में बोलना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली व्यभिचारी भावा डिस्क्राइब करते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसको संचारी भावा भी कहा गया है। उसके बाद आते हैं विभवा, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पार्ट पे। विभवा मींस बेसिकली मींस इज कॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज, जिसे हम मतलब डिस्क्राइब करने वाले हैं या किस कॉज के कारण हुआ है, दैट इज व्हाट इज नोन एज दी विभवा। तो ये चार जो भवा के रसा थ्योरी के जो चार भव हैं, और यू कैन से दी साइकोलॉजिकल स्टेट्स और दी इमोशन, ये हैं अनुभवा, स्थायी भवा, व्यभिचारी भवा एंड विभवा। उसके बाद वी कम टू दी एलिमेंट्स इन दी क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। तो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा में जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? फर्स्ट इज द मुख, मुख इज द बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट। देन वी हैव द प्रतिमुख विच एलाबोरेट्स द प्लॉट लाइन। जैसे आपके सामने प्ले रखा गया है, तो प्ले आगे कैसे बढ़ेगा, प्ले में कंपोनेंट्स क्या है, तो वो प्रतिमुख में आता है। द थर्ड इज द गर्भ विच कैन लीड टू दी इफेक्ट डिस्क्राइबिंग कि वो गुड है या बैड है। जैसे जो एम है कि प्ले खत्म किस सेंस पे होता है, तो उसके लिए जो गुड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स है वो गर्भ पे आता है। फोर्थ इज द विमर्श। विमर्श मतलब आप समझ सकते हो, जिसको विमर्श करना है, फिर सोरोफुल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं। इट मींस कि जब आप एम की तरफ बढ़ रहे हो तो समथिंग दैट डाइवर्ट्स द एम फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे विमर्श कहते हैं कि एनी नेगेटिव इफेक्ट व्हिच डाइवर्ट्स द एम। फिफ्थ इज द निर्वाहन और कंक्लूजन। तो निर्वाहन पे बहुत सारे पार्ट्स एक साथ आ जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे निर्वाहन मीन्स द कंक्लूडिंग पार्ट। तो कंक्लूडिंग पार्ट पे एवरीथिंग विल कम, द कॉज, द इफेक्ट, दी स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड ऑल दैट। तो ये जो चार पार्ट है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एंड निर्वाहन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज आर दी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल ड्रामा। उसके बाद जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा है, क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, इसपे डिविजन होते थे कि विच कास्ट एंड विच क्लास ऑफ पीपल वुड स्पीक व्हाट। तो जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जो अपर कैटेगरी के लोग होते थे, दे वुड स्पीक संस्कृत एंड द लोअर सेक्शन वुड स्पीक प्राकृत। प्राकृत वाज अ लैंग्वेज कंसिडर्ड फॉर दी लोअर क्लास पीपल। जैसे कोई आर्टिजान हो गया या कोई क्राफ्ट्समैन हो गया या कोई कोर्टिजान हो गया, तो उनके लिए था। एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक कैरेक्टर्स जो मतलब प्रोटैगनिस्ट के अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टॉक कैरेक्टर्स थे वो थे द सूत्रधार, द नायक, द नायकी, द विदूषका। क्योंकि जब से हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक डिफरेंस पीपल हैड टू बी सीटेड डिफरेंटली। मतलब ये नाट्य शास्त्र में ही कहा गया है कि अगर आपको एक प्ले सक्सेसफुल होना है तो अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग जगह बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिवाइड कर दिया कि गैलरी और लोअर ऑर्डर में, तो गैलरी में वो लोग बैठेंगे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, लोअर ऑर्डर में वो लोग बैठेंगे जो क्राफ्ट्समैन और आर्टिजान है, जो लोअर कैटेगरी के है। ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये बस वही है जो पहले के टाइम पे डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में भी ये खुद कहा गया है कि जो आइडियल ऑडियंस है वो अपर क्लास और एजुकेटेड लोग ही होंगे। अब एजुकेटेड लोग कौन है उस टाइम पे? अगर हम पुराने की बात करें, एजुकेटेड लोग वो थे जिनको वेदास पढ़ना आता था। एंड हु न्यू दी वेदास? इट वाज दिस ब्राह्मण्स, एंड ब्राह्मण्स टॉट दी क्षत्रियस दी वेदास। तो ब्राह्मण्स और क्षत्रियस ही हो गए जो अपर क्लास में उस टाइम पे आते थे। आज के जमाने में अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का, जो क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से दी मोस्ट प्रेवलेंट वंस आर दी फोक थिएटर एंड दी स्ट्रीट प्लेज। आप किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, दी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दी जेएनयू और जामिया, वहां पे यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ नुक्कड़ नाटक जो ये लोग परफॉर्म करते हैं सड़क पे या यूनिवर्सिटी कैंपसेस के बाहर। वो जो है वो एक आज के जमाने में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का। ठीक है, तो these are the characteristics that you should keep in mind: the language, the class differentiation, and obviously the linguistic differentiation as well. Now, after all that we have discussed from the elements and characteristics, we'll come to some of the playwrights. तो जो प्लेराइट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से द फर्स्ट प्लेराइट इज भाषा। भाषा का जो टाइमिंग देखा थर्ड टू फोर्थ सी में कहा गया है, ही वाज इवन अर्लियर देन कालिदास। इनकी जो डेट की गई है वो कालिदास से भी पहली है, पुरानी है। तो ही डिराइव्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स फ्रॉम द महाभारत, रामायण, द पुराना एंड अदर लेजेंड्स। मतलब एपिक्स और वैदिक रिलीजन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे वहां से उठाते थे। इट वाज नॉट नॉर्मली कि ही यूज्ड टू फॉलो दी कन्वेंशंस ऑफ द नाट्य शास्त्र, बिकॉज इनके जो दो इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसके बारे में नीचे मैंने डिस्क्राइब किया है कि उरुभंगम और कर्णभारम। वहां पे उरुभंगम में ये दुर्योधन का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। उरुभंगम मतलब दी शैटरिंग ऑफ द थाई, जो उनका जो चंगा है जो बाद में भीम तोड़ देता है। तो उसमें और कर्णभारम में, दोनों में जो एंटी हीरो है, कर्ण और दुर्योधन को एंटी हीरो दिखाया है, ना कि विलेंस। और वो ट्रेजिक प्लेस ही हैं, तो वो नेसेसरीली फॉलो नहीं करते थे ट्रेडिशन को।
उसके बाद इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज स्वप्न वासवदत्त। आई मीन इट्स द ड्रीम ऑफ वासवदत्त, जो एक किंग थे, किंग वासवदत्तम जो थे, उनके ऊपर है ये बुक जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्तम। तो दिस मच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट, आई मीन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भाषा, या भाषा कौन थे। नेक्स्ट वी हैव शूद्रका। तो इससे पहले कि आई डिस्क्राइब दिस पार्ट, आई विल जस्ट टेल यू कि शूद्रका के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, कि शूद्रका वाज अ कोर्ट पोएट who lived in was a poet king who lived in Ujjain in the second century CE. तो he is known for his most important play which is मृच्छकटिका। ठीक है, एंड मृच्छकटिका को कहा गया है कि वो भाषा की ही इनकम्प्लीट प्ले था जिसका नाम है चारुदत्तम। हो सकता है बिकॉज जो मृच्छकटिका का प्रोटैगनिस्ट है वो चारुदत्ता ही है। इनके बाकी प्लेस हैं जो जो है विनवा वासवदत्ता, भाना एक शॉर्ट वन एक मोनोलॉग है, और पद्मा प्रभदिका है इनका एक और तीसरा जो प्ले है। और 1984 में जो गिरीश कर्णद की मूवी थी उत्सव, वो कहा जाता है कि बेसिकली मृच्छकटिका पे ही था। तो शूद्रा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में इनके लिए बस इतना ही है। वी हैव अ डिफरेंट पार्ट फॉर शूद्र का और अ यूनिट। देन वी हैव भवभूति। जो भवभूति थे इनके बारे में नॉलेज हमारे पास ये है कि ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। इन्होंने भी रामायण के ऊपर प्लेस लिखे, जैसे महावीर चरित्र, उत्तरा रामा चरिता। उसके बाद इनकी जो थर्ड ड्रामा था वो था मालती माधवा। मतलब इन इस प्लेस में ये कहा गया है कि इन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे मैजिक, जो मैजिक रियलिज्म का पार्ट है वो यूज किया है। इनकी जो लॉन्ग डिक्शन थी, जो पोएटिक एम्बेलिशमेंट्स थे, जो लॉन्ग लॉन्ग पोएटिकल लाइंस थे, वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट है कि एज अ पोएट और मतलब एज अ पोएट और एज अ ड्रामेटिस्ट उन्होंने जिस तरीके से पोएटिक डिक्शन डिफाइन किया है अपने एरा में, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही इज नोन टू इन्वोक द विभत्स रसा एंड द रौद्र रसा। रौद्र रसा इज द एंगर रसा, मैंने पहले बताया था इमोशन रसा। तो जो विभत्स रसा है वो डिस्गस्ट है, तो हीज प्लेस यूज टू इवोक द विभत्स रसा एंड रौद्र रसा। दिस मच यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट भवभूति। देन वी हैव ऑब्वियसली द एपिक्यूरियल, द मर्क्यूरियल, कालिदास। कालिदास के बारे में भी ऑब्वियसली वी हैव, बिकॉज इंडियन ड्रामा विदाउट कालिदास इज probably what it is incomplete. तो वी विल ऑब्वियसली डिस्कस कालिदास more elaborately, but here we want to say ki he was probably, his poetic skills are unparalleled till date. So he also based his works on Vedas, the Puranas, the epics, and he kind of breathed new sense into his works. जैसे पहले पुराणों से सीधा डायरेक्ट कॉपी नहीं किया था, he used to add some of his poetic imagination. His famous plays include Abhigyanam Shakuntalam, Malvika Agnimitram, that is the play regarding Agnimitra जो शुंगा एम्पायर के किंग थे। उसके बाद विक्रम और वसीयम, महाराज विक्रम और उर्वशी। देन ही रोट पोएम्स सच एज रघुवंशा, कुमार संभवम। रघुवंशा इज अबाउट द lineage of Raghu. Kumar Sambhava is about the birth of Kartikeya. He also wrote Khand Kavya such as the Meghadutam. Kalidas के बारे में तो we will discuss elaborately. So in this part we have only this much about Kalidas. Now let us sum up what all did we discuss. So the first thing we did was an analysis of the Indian classical drama and its components. Then we bifurcated the Natya Shastra and the Rasa theory, जिसके बारे में हमने अलग-अलग डायग्राम से भी आपको समझाया है. Then we laid emphasis on different elements of drama. उसके बाद we have characteristics of classical Sanskrit drama, and then we discussed a little bit about the Sanskrit playwrights as well. इसके बाद जो आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके यूनिट पे, वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल ड्रामा। तो इंडियन क्लासिकल ड्रामा के ओरिजिन पे यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल दोज अबाउट नाट्यशास्त्र एंड द वेदास एंड रामायण एंड महाभारत। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म संस्कृत ड्रामा। तो संस्कृत ड्रामा में आपको वही बताना है कि नाट्यशास्त्र के जो रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉलो किए हैं। देन नेम सम ऑफ द प्रोमिनेंट क्लासिकल संस्कृत प्लेराइट्स एंड अटेम्प्ट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ देयर वर्क। तो यहाँ पे यू कैन पिक अप कालिदास, यू कैन पिक अप शूद्रका, यू कैन पिक अप भाषा, एंड यू कैन अटेम्प्ट अ वर्क ऑन एनी ऑफ देम। तो this much was in this video. Thank you so much.